मुज़ाहमत कब, क्यों और कैसे। स्टेटस को की उन कुव्वतों को चैलेंज करना जो इंसानी आज़ादी और इर्तिका में माने और इंसानियत के लिए बाइसे शर हैं, एक नागुज़ीर समाजी ज़रूरत है। ये कुव्वतें इल्मी और फ़िक्री हो सकती हैं, समाजी और सियासी हो सकती हैं, मजहबी और सेक्युलर हो सकती हैं। इसी निस्बत से मुज़ाहमत की एक नहीं, कई सूरतें हैं। इसका ताल्लुक फ़र्द या ग्रोह की समाजी हैसियत के साथ है। आलिम की मज़ाहमत इल्म फ़िक्र के दायरे में होगी, अहले सियासत की सियासत के दायरे में, अदीब की अदब के दायरे में। मज़ाहमत की हिकमत अमली भी लाजिम नहीं कि एक हो। कभी इकदाम मज़ाहमत है और कभी पसपाई। मज़ाहमत जारिहाना हो सकती है और मुनफलाना भी। इसका फैसला मज़ाहम अपने हालात की रियायत से करता है। इंसानी तरक्की इसमें शुबा नहीं कि इसी मज़ाहमत की अता है। मुआशरे जामिद हो जाते अगर मौजूद पर इक्तिफा कर लेते। तब्दीली की ख्वाहिश जो दरअसल उसकी ज़रूरत से पैदा होती है, इंसान को मुस्तरिब रखती है। फिर वो स्टेटस को चैलेंज करता है। हर मुआशरा रिवायत परस्त होता है, लेकिन अगर जिंदा हो तो वो तब्दीली के इम्कान का एतराफ़ करते हुए ऐसी कुव्वतों को जगह देता है जो स्टेटस को के खिलाफ होती हैं। वो इन्हें मौका देता है कि वो अपनी अफादियत साबित करें। अगर वो इसमें कामयाब हो जाएं तो उनकी बात मुआशरती रिवायत का हिस्सा बन जाती है, और अगर नाकाम रहें तो तारीख के कूड़ेदान के हवाले हो जाती हैं। जिंदा मुआशरों में इसे फितरी अमल समझा जाता है और रिवायत परस्त भी इसे कबूल करते हैं। वो तब्दीली की कुव्वतों के खिलाफ मज़ाहमत करते हैं, लेकिन समाज को हक देते हैं कि वो खुद रद्दो कबूलियत का फैसला करे। समाज कभी रिवायत परस्तों के साथ खड़ा हो जाता है और कभी नई आवाज़ों के साथ। जिस मुआशरे ने इस अमल को समझ लिया, वो इर्तका के मराहिल खुश असलूबी के साथ तय करता जाता है। जहां इस फितरी अमल का शऊर नहीं, वहां जिद्दत व मुस्लिम तारीख खैरुल कुरून से खराबी की तरफ बढ़ी। ये फितरी था। रिसालत माआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर सबसे अच्छा दौर था, फिर आपके सहाबा का दौर। दूसरा दौर अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ा तो फितने भी सर उठाने लगे। उनके खिलाफ दो तरह की मुज़ाहमत हुई। एक मुज़ाहमत वो थी जो मौजूद निज़ाम की इस्लाह के लिए थी, एक वो थी जो उसे जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए थी। दोनों के नताइज निकले। ये नताइज अच्छे थे या बुरे, इससे कता नज़र वाक़या ये है कि उम्मत मुस्लिमा आज तक उनकी गिरफ्त में है। सरेदस्त इसका कोई इम्कान नहीं कि वो क़यामत तक इससे निकल सके। इमाम इब्न तैमिया ने मिनहाजुस सन्ना में इसका मुहाकमा किया है। खुदा अगर तौफीक दे तो वो अहले दानिश इस किताब को ज़रूर पढ़ें जिन्हें तारीख साजी के अमल से दिलचस्पी है। मैं मुख्तसरन इतना अर्ज़ कर सकता हूँ कि शिया, सुन्नी और खवारिज का इख्तलाफ इसी अहद की मुज़ाहमत का नतीजा है, और हमारी इल्मी रिवायत भी इब्तदाई चंद सदियों की मुज़ाहमत का हासिल है। मैं अगर इस मौजू को बर्रे सगीर की मुस्लिम तारीख तक महदूद रखूं तो आज का नक्शा उसी मुज़ाहमत का हासिल है जो 1857 के बाद सामने आई। इसका आगाज़ पहले हो चुका था, लेकिन जंगी आज़ादी की नाकामी के बाद ये मुतय्यन सूरतों में मुतशक्किल हुई। मुस्लिम इक़्तिदार जब छिन गया तो मुस्लिम क़यादत को अंदाज़ा हो गया कि अब कुछ बाकी नहीं बचेगा, न तहज़ीब, न इल्म, न तशख़्ख़ुस। उन्हें बर्बादी के इस अमल की मुज़ाहमत करना थी। मुज़ाहमत की एक सोच ने दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद रखी, दूसरी ने मुस्लिम कॉलेज अलीगढ़ को जन्म दिया, तीसरी सूरत अंजुमन हिमायत इस्लाम थी, चौथी मुस्लिम लीग थी जो मुसलमानों की सियासी हुकूक के लिए कायम हुई, पांचवी वो थी जिसने मदरसा देवबंद से जन्म लिया और तलवार के साथ गालिब कुव्वत से नबर्द आज़मा हुई, जिनके हाथों ये ज़वाल मुकम्मल हुआ। इसकी एक फरा वो सफारती मुज़ाहमत भी थी जिसका अलम मौलाना उबैदुल्ला सिंधी ने बुलंद किया। एक सूरत अदब भी थी। खुतूती गालिब को इसका आगाज़ कहा जा सकता है, लेकिन मुज़ाहमती अदब की सूरतगरी अल्ताफ़ हुसैन हाली और अकबर इलाहाबादी ने की। इसका मुंतहाई कमाल अल्लामा इकबाल थी। आज बर्री सगीर में मुस्लिम तहजीब व सियासत जो कुछ भी है वो उसी हमाजहती मुज़ाहमत का हासिल है। मुस्लिम तारीख खैरुल कुरून से खराबी की तरफ बढ़ी। ये फितरी था। रिसालत माआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर सबसे अच्छा दौर था, फिर आपके सहाबा का दौर। दूसरा दौर अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ा तो फितने भी सर उठाने लगे। इनके खिलाफ दो तरह की मुज़ाहमत हुई। एक मुज़ाहमत वो थी जो मौजूद निज़ाम की इस्लाह के लिए थी, एक वो थी जो उसे जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए थी। दोनों के नताइज निकले। ये नताइज अच्छे थे या बुरे, इससे कता नज़र वाक़या ये है कि उम्मत मुस्लिमा आज तक उनकी गिरफ्त में है। सरीदस्त इसका कोई इम्कान नहीं कि वो क़यामत तक इससे निकल सके। इमाम इब्न तैमिया ने मिनहाजुस सुन्ना में इसका मुहाकमा किया है। खुदा अगर तौफीक दे तो वो अहले दानिश इस किताब को ज़रूर पढ़ें जिन्हें तारीख साजी के अमल से दिलचस्पी है।
میں مختصراً اتنا عرض کر سکتا ہوں کہ شیعہ سنی اور خوارج کا اختلاف اسی عہد کی مزاحمت کا نتیجہ ہے، اور ہماری علمی روایت بھی ابتدائی چند صدیوں کی مزاحمت کا حاصل ہے۔ میں اگر اس موضوع کو بر صغیر کی مسلم تاریخ تک محدود رکھوں تو آج کا نقشہ اس مزاحمت کا حاصل ہے جو 1857 کے بعد سامنے آئی۔ اس کا آغاز پہلے ہو چکا تھا، لیکن جنگی آزادی کی ناکامی کے بعد یہ متعین صورتوں میں متشکل ہوئی۔ مسلم اقتدار جب چھن گیا تو مسلم قیادت کو اندازہ ہو گیا کہ اب کچھ باقی نہیں بچے گا، نہ تہذیب، نہ علم، نہ تشخص۔ انہیں بربادی کی اس عمل کی مزاحمت کرنا تھی۔ مزاحمت کی ایک سوچ نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی، دوسری نے مسلم کالج علی گڑھ کو جنم دیا، تیسری صورت انجمن حمایتی اسلام تھی، چوتھی مسلم لیگ تھی جو مسلمانوں کے سیاسی حقوق کے لیے قائم ہوئی، پانچویں وہ تھی جس نے مدرسہ دیوبند سے جنم لیا اور تلوار کے ساتھ غالب قوت سے نبرد آزما ہوئی، جن کے ہاتھوں یہ زوال مکمل ہوا۔ اس کی ایک فرع وہ سفارتی مزاحمت بھی تھی جس کا علم مولانا عبید اللہ سندھی نے بلند کیا۔ ایک صورت ادب بھی تھی، خطوط غالب کو اس کا آغاز کہا جا سکتا ہے، لیکن مزاحمتی ادب کی صورت کری الطاف حسین حالی اور اکبر الہ آبادی نے کی۔ اس کا منتہائی کمال علامہ اقبال تھی۔ آج بر صغیر میں مسلم تہذیب و سیاست جو کچھ بھی ہے وہ اسی ہمہ جہتی مزاحمت کا حاصل ہے۔ پاکستان کی تاریخ کے دوسرے دور کا آغاز 1979 میں ہوا۔ سیاست و اقتدار پر غیر جمہوری قوتوں کی گرفت مضبوط ہوئی اور اس کے ساتھ نئے افکار بھی بالجبر مسلط کر دیے گئے۔ ان میں نجی جہاد کا تصور بھی شامل تھا، جس کی وجہ سے انتہا پسند گروہ وجود میں آئے اور انہوں نے پاکستانی سماج کے تار و پود بکھیر دیے۔ 1989 تک یہ سب کچھ ایک حد تک ریاستی کنٹرول میں رہا، لیکن اس کے بعد یہ ایک آزاد عمل تھا۔ جس کا دل چاہا اس نے چند جنگجو اکٹھے کیے اور علم جہاد اٹھا لیا۔ اس بیانیے کے خلاف مزاحمت کا علم جاوید احمد غامدی صاحب نے تنہا اٹھایا۔ امید ہے کہ ہماری کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔